नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों का खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर। दरअसल देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिलती है। मॉरिशस में भी बड़ी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। मॉरिशस के 350 शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक पवित्र गंगाजल से किया जाता है। गंगाजल की बोतलें ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भर ली गई हैं, जिन्हें पैकिंग के बाद दिल्ली भेज दिया जाएगा और ये बोतलें बाय फ्लाइट मॉरिशस पहुंचेंगी और फिर महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के बाद गंगाजल से शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा। शक्ति लीगल कंप्लायंस इंडिया ने दूसरी बार गंगाजल भेजने की जिम्मेदारी उठाई है। वहीं इस दौरान शहर की मेयर अनीता त्रिवेणी घाट पहुंचकर गंगाजल भर रहे संस्था के लोगों की हौसला अफजाई करती हुई भी नजर आईं। एक फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करेगी और इस बार के बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद टैक्स स्लैब में राहत मिलने की, टैक्स की दरों में कमी की, इसके अलावा उम्मीद महंगाई के बोझ से निजात मिलने की। बजट का पिटारा खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार हेल्थ, एजुकेशन समेत तमाम सेक्टर्स को क्या सौगात देगी। साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिलेगा या फिर नहीं। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है, लिहाजा जनता को राहत मिलने के आसार हैं। काशीपुर के लोग भी बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए, कहने में बहुत अजीब सा लगता है कि उम्मीदें तो इस सरकार से हमें बहुत कम हैं। मैं शुरुआत करूंगी 2014 से और दो बात जरूर याद करूंगा। एक तो बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो दिया था और जो चुनाव जीता था वो इस बात पे जीता था कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है, हम उसको कम करें। और उसी समय जो आज की विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने देहरादून में हमारी राजधानी में सिलेंडर को लुढ़का के, जो कि उस समय 400 से भी कुछ कम ही हुआ करता था या 400 हुआ करता था, उस पर सिलेंडर और बहुत ज़्यादा हल्ला कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मचाया था। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया के निकले हैं, उस स्थिति में कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डामाडोल हुई है। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इस वर्ष भारतीय सरकार, मोदी सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों को, अपनी आम जनता को, जनमानस को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी और हम लोग भी उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन ये पता हमें तब लगेगा जब मार्च में बजट सत्र हम सबके आपके सामने आ जाएगा। भाई, आगामी बजट को देखते हुए खुदरा व्यापारी हमारे जैसे हो गए और भी हमारे लेवल के व्यापारी जो हैं, खुदरा व्यापार हैं, जुड़े हुए हैं ज़मीनी व्यापारों से, उनकी अपेक्षा सरकार से ये है कि उनके लिए कई चीज़ों में टैक्स पे राहत हो। जिस तरीके से आम चीज़ें जो हैं, आम ज़रूरत की चीज़ें अगर टैक्स जीएसटी के दायरे से कम आए, टैक्स लायबिलिटी कम बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं रेटों को प्रभावित करेंगे, रेट डाउन भी आएंगे। स्वाभाविक बात है कि खुदरा व्यापार अपने आप ही बढ़ोतरी करेगा हर तरीके से। आगामी बजट को लेकर के उम्मीदें ये हैं कि आने वाले बजट में कि सरकार कुछ ना कुछ इसमें करे, महंगाई को कम करे और कारोबार खुलने चाहिए। कारोबार इतने पिट चुके हैं जिसकी कोई कहने नहीं है। जो जिस टाइम में कारोबार पे 5% जीएसटी जाती थी, उस पर सीधी 18% जीएसटी कर दी है। पैसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं इस टाइम। टैक्स की कमी होनी चाहिए, टैक्स भी कम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। 2024 तक जो 2023-24 का जो बजट का प्रोग्राम है, एक आम आदमी की यही आशा रहेगी कि ऐसा बजट हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाए। जो मुश्किलें उसके सामने आ रखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि वो उनको ही उसी से नहीं लड़ पाता है और फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें रेलवे में का से लेके टैक्सेस देने हैं, हर चीज़ में टैक्सेस का एक बड़ा सा रोल है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एक सिलेंडर से लेके एक आम आदमी अपनी लाइफ में सिलेंडर, तेल, शक्कर, एक नॉर्मली ज़िंदगी जीने के लिए इतने टैक्स से होकर गुजर रहा है कि आम से आने वाली चीज़ का रेट सातवें आसमान पे हो गया है। और हम ये कोशिश करेंगे, एक अभिलाषा भी रखते हैं कि अगर ये एक अच्छा वो हो
इनिशिएटिव हो सरकार का कि वो ऐसे कुछ लॉ बनाए कि जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ा आसानी से क्या 10वीं 12वीं और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में नकल रोधी कानून लागू होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि न्याय विभाग की ओर से सरकार को कुछ ऐसा ही सुझाव भेजा गया है। अगर ये सुझाव लागू हुए तो ये देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून होगा। कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने न्याय विभाग से अध्यादेश के सुझावों के साथ लौटने की पुष्टि की है। कार्मिक विभाग ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2023 न्याय विभाग को परामर्श के लिए भेजा था। न्याय विभाग ने अपने सुझाव भेज दिए हैं। अब अध्यादेश के ड्राफ्ट में जरूरी सुझावों को शामिल करते हुए उसे दोबारा न्याय विभाग और उसके बाद विधायी विभाग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद यह अध्यादेश कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। न्याय विभाग ने यह परामर्श भी दिया है कि न्यायालय से आरोप तय होने या दोष सिद्ध होने पर ही अभ्यर्थी को 10 साल तक परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किया जाए। अध्यादेश में अभी एफआईआर दर्ज होने पर अभ्यर्थी पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम का कहना है कि हम नकल रोधी अध्यादेश को लेकर जल्द आ रहे हैं, उसमें कठोर प्रावधान होंगे। नकल कराने और करने वालों को 10 साल की सजा होगी। कोई अभ्यर्थी संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 साल तक वो परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। इतना ही नहीं, नकल कराने वालों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। भारत को G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि G20 समूह दुनिया की 85% जीडीपी, 75% विदेशी व्यापार और 60% जनसंख्या वाले देशों का समूह है। आज जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड के लिए भी यह कार्यक्रम बेहद सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि इसके आयोजन से जुड़े जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, उनकी मेजबानी ऋषिकेश को मिली है। लिहाजा सभी न सिर्फ इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुट जाएं, बल्कि राज्य की ब्रांडिंग भी दुनिया के सामने पेश करनी है। G20 है, वो सशक्तिकरण है, मन की बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम केंद्र के द्वारा चल रहे हैं, उनका काफ़ी हद तक उत्तराखंड आगे चल रहा है उसके अंदर, और भी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन एक आज खुशी की बात है कि सऊदी अरब अमीरात ने पाकिस्तान को डांट लगाई है कि वो अपनी हद में रहे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको छेड़छाड़ नहीं करे। या निर्धारित हो गया है उन लोगों के लिए। विश्व में बैठे हुए अनेकों देश हमें उल्टा सीधा पाठ पढ़ाने की बात करते हैं। वे देश में रहने वाले अनेकों लोग बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से चर्चा करनी चाहिए कश्मीर पर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यही कश्मीर नहीं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो भी भारत का अभिन्न अंग है। ये निर्धारित हो चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत, एक विकासशील भारत, परिवर्तित भारत चल रहा है। उसमें हमारा गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है और हमारा जो वर्चस्व है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं मोदी जी की जिन शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, अगर वो शिक्षक ही धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे तो फिर शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीरें उधम सिंह नगर से सामने आ रही हैं, जहां जसपुर ब्लॉक में शिक्षक धरने पर बैठने को मजबूर हैं। बीआरसी प्रांगण में शिक्षकों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ज्ञापन भी सौंपा। मांगे पूरी न होने पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 5 सूत्रीय मांग थी। एक, अध्यापकों की काफ़ी समय से वेतन विसंगति चल रही है। नंबर 2, काफ़ी सारे शिक्षकों का एरियर अपशेष भुगतान है। और एक सीआरसी हरियावाला भरतपुर सीआरसी में वहाँ मकान भत्ते का विसंगति है। और चूँकि काशीपुर के बीओ हैं, यहाँ पर प्रभारी हैं, तो हमने एक मांग हमारी ये भी है कि किसी भी राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। पुलिस प्रशासन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन करता है, लेकिन ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर के बाहर महाशिवरात्रि के मेले के लिए जो कर्मचारी झूले लगा रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है।
बता दें कि करीब 4 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी दूसरे राज्य से झूला लगाने और उन्हें संचालित करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि के मेले में लाखों लोग झूले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में झूले लगाने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन करना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। मामले को लेकर जब आईडीपीएल चौकी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को जल्द बुलाकर इन कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में पेंचक सिलाट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। जूनियर, सब जूनियर और प्री टीन स्तरीय इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के भी 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य ने 1 गोल्ड के साथ कुल 14 पदक जीते। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विकासनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खास बात यह रही कि उत्तराखंड के जिन बच्चों ने मेडल जीता उनमें 12 बच्चे देहरादून के हैं और कार्यक्रम के दौरान भी ये बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बात है कि इस समय बच्चों में बड़ा उत्साह है स्पोर्ट्स को लेकर के अलग अलग विधाओं में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ने जब से खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, तब से एक ज़बरदस्त उत्साह पूरे देश के अंदर हमारे बच्चों में स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं के लिए है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग विधाओं में नौजवान बच्चे अब बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता थी जो महाराष्ट्र के नंदेड़ में आयोजित हुई थी, और जूनियर कैटेगरी जिसमें प्री टीन, सब जूनियर और जूनियर बच्चे खेलते हैं 8 साल से लेके आपके 17 साल तक के बच्चे, जिसमें उत्तराखंड टीम में 45 बच्चे गए थे और उसमें से 14 मेडल आए हैं, जिसमें 12 मेडल जो आए हैं वो हमारे विकासनगर के बच्चे लाए हैं। एमए स्पोर्ट्स अकेडमी है जो 2 जगह चलती है, एक विकासनगर में और एक हरपटपुर में। इस अकेडमी के बच्चे लाए हैं, जिसमें 1 गोल्ड और हमारे 5। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेंदुए की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अल्मोड़ा में भी जिन ग्रामीणों को तेंदुआ मार चुका है, उन तेंदुओं को नरभक्षी घोषित करने की मांग लगातार की जा रही है। चौखुटिया तहसील में भी दिन में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। बता दें कि कुछ महीने पहले तेंदुए ने इसी इलाके में एक मजदूर को निवाला बना लिया था। रविवार को भी तेंदुए के कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें तेंदुआ भागता हुआ नजर आ रहा था। वहीं वन विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। वन विभाग ने आसपास के जिलों से भी टीमों को बुलाया है। रुड़की के पिरान कलियर में जायरीनों की सुविधा को देखते हुए 2 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। तो रुड़की के कलियर नगर पंचायत के जायरीनों को यह बड़ी सौगात मिली है। जायरीनों की परेशानी को देखते हुए दरगाह क्षेत्र में 2 मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं, जिनकी साफ सफाई का जिम्मा भी नगर पंचायत का होगा। कलियर नगर पंचायत के प्रतिनिधि शफकत अली से मिली जानकारी के मुताबिक दरगाह क्षेत्र में रखवाई गई 2 मोबाइल टॉयलेट 20 सीटर हैं, जिनका फायदा दरगाह में दूर दराज से आने वाले जायरीनों को मिलेगा और इलाके में गंदगी भी नहीं फैलेगी। दो टॉयलेट हैं, 10-10 सीटर हैं, लगभग 20 सीटर हो चुकी है। जो हमारे जायरीन हैं, हमारी महिलाएं खुले में शौच करती थी, तो क्योंकि टॉयलेट तो थी लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ पाते थे, तो हमने वो सब देखते हुए तो उसको ना, उसके लिए खुले में जो शौच वगैरह करती थी कि गंदगी ना हो पाए हमारे कलियर सीप में, सभी देश विदेश और पूरे देश के अंदर से जायरीन आते हैं और सभी धर्मों के लोग एक प्यार का संदेश लेके आते हैं। पौड़ी में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पेड़ गिरने और रास्ते बाधित होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। NH 121 पर भी चौपड़िया बाबू के पास एक कार पर पेड़ गिर गया था।
हादसे के वक्त कार में 3 लोग मौजूद थे। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। पाबौ चौकी प्रभारी से मिली जानकारी के मुताबिक SBI बैंक की गाड़ी कैश लेकर चाकीसेंड जा रही थी। जैसे ही गाड़ी चौपड़ियों के पास पहुंची, अचानक उस पर पेड़ गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में बैठे 3 लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। गाड़ी में बैठे कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद दूसरे बैंक कर्मचारियों के जरिए कैश को दूसरी गाड़ी से चाकीसेंड भेजा गया। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।